दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेकर आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। दर्शकों कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में हम आपको लगातार दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हमने बदलाव किया है। आज उन बीमारियों तक कैसे पहुँचना है, उस बीमारियों की पहचान कैसे होती है और एक डॉक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि सही डायग्नोसिस बना के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। अक्सर हमने देखा है कि अगर डायग्नोसिस गलत होता है तो फिर ट्रीटमेंट भी उसी के कारण गलत होते जाता है और ऐसे में जो बीमारी बहुत आसानी से ठीक होने वाली होती है वो एक लाइलाज बीमारी का रूप ले लेती है और कई तरह की जटिलतियाँ भी पेशेंट को सामना करना पड़ता है। तो ये इस डायग्नोसिस की टूल की अगर हम बात करें तो सबसे अहम कड़ी है वो है सोनोग्राफी, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी के नाम से भी जानते हैं। इसके क्या क्या लाभ होते हैं, कहाँ इसकी उपलब्धता है और हमारे शरीर की कौन कौन सी बीमारियों की जो पहचान है वो अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या योगदान है, इन सब बातों पे आज हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए ऑलरेडी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर अनिल नायक सर हैं। आप एक सीनियर रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट हैं। सर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है और शाम को 5:30 बजे तक फ़ोन लाइन्स चालू रहेगी। 5 बजे तक डॉक्टर अनिल नायक सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उसके बाद हम सेकंड सेगमेंट पे जाएंगे। तो 5 बजे तक अगर आपके मन में सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी या और भी किसी जांच से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई भ्रांति है, तो डॉक्टर अनिल नायक सर से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। फ़ोन लाइन शाम को 5:30 बजे तक खुली रहेंगी। सर शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अल्ट्रासोनोग्राफी का पीछे विज्ञान क्या है और आज की अगर हम परिवेश की बात करें तो इसका क्या योगदान है, कितनी भूमिका है, अहम भूमिका है? अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं, एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये साउंड वेव्स बॉडी के अंदर जाती हैं, एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है जो इसको प्रोड्यूस करता है, ये जाती हैं और बॉडी से लौट के आती हैं। तो जो हमारा जो ट्रांसड्यूसर होता है जिससे हम सोनोग्राफी करते हैं वही इसको प्रोड्यूस करता है, वही इसको वापस लेकर रिसेप्टर की तरह काम करता है। उसकी फिर एक कंप्यूटर पर इमेज बन जाती है जो हमें पिक्चर दिखाई पड़ती है। तो इस टेक्निक से हम इसको इस्तेमाल करते हैं और डायग्नोसिस बनाने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि ये विभिन्न टिश्यूज़ में जो हमारे शरीर के टिश्यूज़ हैं उसमें जाती है, वापस आती है, तो उसके डिफरेंट जो है हर स्ट्रक्चर के अलग उसकी एक पिक्चर आती है। तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उस निर्माण के बाद हमें हर चीज़ अच्छे से दिखाई पड़ती है, तो हम उसके बारे में जी हाँ। सर अगर हम विज्ञान के पीछे की बात करें, जैसा आपने समझाया कि बहुत आसान तरीका है, साउंड वेव्स के थ्रू काम होता है, लेकिन हमने देखा है कई ऐसी तकनीक भी जिसका कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। लेकिन क्या सोनोग्राफी उस सबसे परे है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत आसानी से सब जगह और सभी डॉक्टर इसको लिखते भी हैं। सोनोग्राफी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो साउंड वेव्स पे आधारित है। जैसे सीटी स्कैन है तो वो रेडिएशन पे आधारित है, उससे रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। यदि हम लंबे समय तक एक किसी पेशेंट का सीटी स्कैन बार बार करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि लंबे समय में उसके रेडिएशन के कारण उसके सेल्स पे इफेक्ट पड़े और कई लोगों को लॉन्ग टर्म में कैंसर वगैरह भी हो जाता है, उससे हो जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड के बारे में अभी तक जैसे जो मैं काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि इससे लंबे समय तक जाँच करने के बाद भी अभी तक कोई इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। ये एक प्रकार की बड़ी सुरक्षित किस्म की जाँच है जी हाँ। ये इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि हम इसको बार बार करें, बस ये है कि इसका इस्तेमाल सही समय पे आप कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल लगातार भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ख़ास बात है कि इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत ही आसान है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, यानी कि कई बार हमें जीवन में कोई जांच लगातार करानी भी पड़ती है। कुछ तरह की बीमारी से हम पीड़ित होते हैं जब हमें लगातार उस जांच का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे में सोनोग्राफी भी अगर हम लगातार लंबे समय तक कराते हैं तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स उतने नहीं हैं जितने बाकी जांच के हैं जो रेडिएशंस पे आधारित होती हैं। तो बहुत सहज और सरल तरीके से ये जांच उपलब्ध है और इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। सर अगर हम बात करें शरीर की, तो शरीर में कहाँ कहाँ ऐसी जगह जहाँ पे हम सोनोग्राफी से बीमारी का पता लगा सकते हैं? कोई अक्सर हमने देखा है कि पेट की अगर हम बात करें तो सोनोग्राफी अक्सर डॉक्टर लिखते हैं, तो उसके बारे में तो आप विस्तृत रूप से बताइएगा सर। बाकी शरीर में कहाँ कहाँ इसके फ़ायदे हैं सर? देखिए, सोनोग्राफी पेट में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी जगह होती है। पेट दर्द सबसे कॉमन बीमारी है। तो पेट दर्द में आप देखते हैं कि कोई भी जैसे घाव का पता चल जाता है, लिवर में घाव है, किडनी में स्टोन है, पित्ते में स्टोन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस ऑर्गन्स में
चेंजेस आ जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, उसको देख के हम पता कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है। पेशाब की थैली है, प्रोस्टेट है, पेट में पानी भर जाना है जी ये सब जांचें तो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होती हैं और इनसे हम पेशेंट की अकेले सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन के बारे में नहीं पता करते हैं, बल्कि पूरे होल बॉडी में कई बार चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी जो बदलाव होते हैं, जैसे तिल्ली का बढ़ जाना। जी हम सोनोग्राफी से उसको मात्र 1 सेकंड के अंदर पता कर सकते हैं कि ये तिल्ली बढ़ चुकी है। फिर हम उसके कारण के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए कि ऑर्गन्स जितने भी एब्डोमेन के अंदर हैं उसके अंदर सारी चीज़ें इससे काफ़ी हद तक बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे तो ये सर्वोत्तम इन्वेस्टिगेशन है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि वो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल लंग्स में भी होता है, फेफड़े में भी होता है। फेफड़े में कोई गठान है, पानी भर गया है, तो उसके लिए सबसे आसान, जैसे कि आईसीयू में पेशेंट एडमिट होता है तो उसके अंदर आप सीटी स्कैन तो कर नहीं सकते, पेशेंट अनकॉन्शियस है, वेंटिलेटर पे है, तो वहाँ पर तो अल्ट्रासाउंड का एक चमत्कारिक इस्तेमाल होता है। आप गए, आपने उसको देखा, आपको पता चल गया कि पानी कितना है, आपने उसको निकाल, यूएसजी गाइडेड टेक्निक्स भी होती हैं जिसमें हम सुई को अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में डाल के उसका पूरा पानी निकाल देते हैं जितना हमें आवश्यकता होती है ना। तो अल्ट्रासाउंड का बहुत इस्तेमाल है। उसके बाद फिर जैसे हम देखें तो गले में थायराइड है, तो थायराइड की ग्लैंड्स के अंदर जो भी परिवर्तन है, कोई गठान है, ग्वाइटर है, थायराइड बड़ा हो गया है, वहाँ पर गले में कई प्रकार के जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं जो टीबी के अंदर बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि गले में वेस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कैरोटिड आर्टरी होती है, जब भी हमें कभी फालिज का कोई इफेक्ट होता है या पैरालिसिस हो जाता है तो उसके अंदर कैरोटिड आर्टरी में कई बार ब्लॉक होता है, जिसके कारण ये हमें आधा शरीर हमारा पैरालाइज हो जाता है। तो उसमें हमें इसमें कैरोटिड आर्टरियल डॉपलर करते हैं। अल्ट्रासाउंड का ही एक फर्दर मतलब उसी मशीन में ही एक फंक्शन होता है डॉपलर, जो डॉपलर इफेक्ट पे आधारित होता है। तो उसको डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करके हम उसके अंदर ये पता कर सकते हैं कि कहीं कोई ब्लॉक हुआ है या कोई चीज़ ऐसी है जो इसको छोटा सा कोई जो क्लॉट है वो टूट के वहाँ दिमाग के अंदर गया है, जिसने उसको पैरालिसिस कर दिया है। तो हम इससे पता कर लेते हैं। बाद में फर्दर हम उसको सीटी स्कैन देख करके ये पता कर लेते हैं कि इसको दिमाग पे इसका क्या प्रभाव है। तो अल्ट्रासाउंड इज ए वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन फॉर डिफरेंट टाइप। इवन पैरों के अंदर जैसे आर्टियल डॉपलर है, पैरों की सोनोग्राफी है, हाथ पैर में कोई गठान है, तो आप उसको आराम से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये जरूर है कि हर बार हम जब उसकी जांच करते तो ये जरूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड से उसके बारे में सभी चीज़ें पता चल जाएं, पर हमको काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर सॉलिड है या पानी की है। ये 1 सेकंड में पता चल जाता है। इसी से हम काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। यदि पानी की है तो हमें पता चल जाता है कि सिंपल चीज़ है, पानी निकाल लीजिए या जो भी, और यदि स्ट्रक्चर सॉलिड है तो हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सीटी एमआरआई पे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्राइमरी ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि किसी भी अगर कहीं कोई घटना घटी है तो उसमें एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिंग रिपोर्ट, कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से ये जांच है जो प्राइमरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस जांच से आगे के रास्ते खुलते हैं कि हमें किस तरीके से पेशेंट को आगे कौन से इन्वेस्टिगेशन कराना है, किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट लाइन डिसाइड भी इसी जांच के तरीके से हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर आपको सोनोग्राफी लिखें तो आप उसके लिए बिल्कुल कतई भी ना सोचें, उसको ज़रूर कराएं। सर, जैसे आपने बोला कि पेट में तो तकरीबन डॉक्टर्स के लिए तो एक चमत्कारिक टूल है, अगर हम एक ऐसा वेपन है जिससे हम डायग्नोस्टिक बनाते हैं। लेकिन अगर हम हार्ट की बात करें या जैसे कि हम चेस्ट की आपने बात की, जो एक ब्रेस्ट कैंसर हमने देखा है कि बहुत कॉमनली फीमेल्स में ब्रेस्ट में गठान होती है, चाहे वो फाइब्रोएडिनोमा हो, चाहे वो कैंसर की गठान हो या चाहे फिर हार्मोन्स वाली गठान हो, तो उसमें भी इसकी हमने देखा अहम भूमिका है। तो इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? नहीं आते हैं ना। ये जो आज के समय में जो ब्रेस्ट है उसके अंदर सोनोग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि एक तो इस ब्रांच की सबसे बड़ा फ़ायदा बताया ना मैंने कि ये रेडिएशन से इससे प्रोड्यूस नहीं होता। तो जैसे हम यदि एक्सरे करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं, एक्सरे मेमोग्राफी आजकल 2 तरह से होती है। एक होती है सोनो मेमोग्राफी जो अल्ट्रासाउंड मशीन से करते हैं, और एक होता है एक्सरे मेमोग्राफी जो कि ग्रेडिंग बताता है कई बार, उसको वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जांच होती है। लेकिन कई बार हम जब इससे प्राइमरी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सिंपल गठान है ये। फिर हम उसको एफएनएसी करते हैं। एफएनएसी में हम पतली सुई से उसका पानी या टिश्यू निकाल के उसकी जांच कर सकते हैं। उसके बाद हम उसकी लेवल को देखने के लिए कि वो कितना फैला है, कहाँ फैला है, ये देखने के लिए फिर हम एक्सरे मेमोग्राफी पे जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल तो ब्रेस्ट में काफ़ी हद तक है।
और इवन अब जांचें चूँकि हाई रिजोल्यूशन मशीनें आती जा रही हैं, तो अब उसकी क्वालिटी भी बढ़ती चली जा रही है जी। तो इससे फ़ायदा ये भी है कि अब आजकल काफ़ी हद तक हम डायग्नोसिस उसका बना लेते हैं, मतलब कैंसरस गठानों को भी हम जल्दी पता कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आपने इकोकार्डियोग्राफी के बारे में कहा कि हार्ट की जो बेसिकली हार्ट की जो सोनोग्राफी है उसी को हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी कोई अलग टेक्निक नहीं है या किसी अलग मशीन पे नहीं होती जी। वह होती है सोनोग्राफी मशीन पे। उसके लिए कई बार हम जो एब्डोमेन में जो प्रोब इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह कार्डिक प्रोब इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसकी जो थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो हार्ट को ज़्यादा बेटर देखता है, तो उससे हम उसको पता कर लेते हैं। वो उसी मशीन में डॉपलर का फंक्शन होता है, तो कलर डॉपलर जो हार्ट का होता है उसको हम इसी टेक्निक से देख सकते हैं और काफ़ी हद तक हम काफ़ी जानकारियाँ इससे गैदर कर लेते हैं। इकोकार्डियोग्राफी तो चमत्कार है हार्ट के मामले में, क्योंकि उससे हार्ट का पूरा फंक्शन, क्षमता, सारी चीज़ें उसके बारे में पता चल जाती हैं, क्या चैम्बर बड़ा है क्या नहीं है, ये सब पता चल जाता है। जी बिल्कुल। अगर हम सोनोमेमोग्राफी की बात करें या इकोकार्डियोग्राफी की बात करें, ये दोनों भी सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी के ही अंग हैं और एक ब्रांचेज हैं। और अक्सर हमने देखा है कि तकरीबन हर कार्डियोलॉजिस्ट इको ज़रूर लिखते हैं एक रूटीन चेकअप के तौर पे। आजकल 45 ईयर्स के बाद तो यहाँ तक सजेस्ट किया जाता है कि आप हर साल इको कराएं और देखें कि आपका हार्ट सही वर्किंग में है कि नहीं है। सर अगर हम गर्भस्थ महिलाओं की बात करें तो अब हमने देखा है कि कुछ ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जो बच्चों में होने वाली पैतृक बीमारियां या बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियों को भी हम बहुत कम एज में पकड़ लेते हैं। यानी कि उनकी जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी का पीरियड है उसमें शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बीमारियां पकड़ाई में आती हैं। जी हाँ। तो ये कितना इसमें क्या बदलाव है? क्या समय के साथ सोनोग्राफी की तकनीक में भी कुछ नए संशोधन हो रहे हैं, नए बदलाव आ रहे हैं? हाँ नहीं, अभी परिवर्तन तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन जो जिस बारे में आप पूछ रहे हैं वो तो पहले से हो रहा है। करीब इसको जांच को होते हुए 20-25 साल हो चुके हैं। इसको हम टारगेट स्कैन कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, चौथे महीने तक इसको करते हैं हम, क्योंकि चौथे महीने तक स्ट्रक्चर सारी बन जाती हैं। और यदि उसके बाद कोई आपको इसमें चेंज करना होता, तो यदि आपको डीएनसी वगैरह के लिए जाना है, कुछ टर्मिनेट करना है, किसी कारण से कोई कमी है उसके अंदर, तो आपके पास समय होता है, क्योंकि 20 से 25 सप्ताह के बाद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड नहीं होता है। तो इसके लिए ये जांच जो है लगभग 4 महीने 5 महीने के बीच में की जाती है। उससे काफ़ी हद तक सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। 95% जानकारियाँ इसमें मिल जाती हैं काफ़ी, और इन बीमारियों को हम पहचान के उसका इलाज कर लेते हैं जी। तो ये प्रेगनेंसी में इस कारण से ये काफ़ी बेहतर है। दूसरा आपने कहा कि अब चूँकि कई चीज़ें इसमें बहुत बेहतर हो गई हैं, तो मशीनें अब आजकल बेहतर होती जा रही हैं, बेहतर रिजोल्यूशन होता जा रहा है, तो उससे मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इन जाँचों का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, अब और सटीक और सही डायग्नोस्टिक टूल की तरह इसको लोग हाँ ये बिल्कुल अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल तो इसमें बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जी। हाँ, इसके उसकी बराबरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता। उसके अलावा भी कई जांचें होती ब्लड के अंदर हम करते हैं, जो टारगेट स्कैन के साथ करते हैं, वो ट्रिपल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं उसको हार्मोनल वगैरह की भी स्टडी कर लेते हैं, तो उससे हमको एक पेशेंट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है कि जब गर्भस्थ महिलाओं की बात करें तो उनका एक्सरे और सीटी एमआरआई इस तरह की जांचें तो बंद रहती है कि वो बिल्कुल जहाँ भी, इनफैक्ट जो रूम के सामने से भी निकलना उनको अलाउड नहीं होता, रेडिएशंस के इतने इफेक्ट होते हैं। ऐसे में सोनोग्राफी एक ऐसा टूल है, एकमात्र ऐसा टूल है जो बच्चे की स्थिति और माँ के आने वाले समय की गर्भस्थ किस तरीके से उसके 9 मंथ रहेंगे उस सब की स्थिति बिल्कुल सही सटीक तरीके से जानकारी मिलती है। और बहुत सारी जन्मजात विकृतियों को भी टारगेट स्कैन के द्वारा बहुत शुरुआती स्तर में पता करके आगे का जो भी डॉक्टर जो भी डिसाइड करें वो सब भी सोनोग्राफी की मदद से किया जा सकता है। तो बहुत सहज और सरल तरीके से जांच होती है। और एक ख़ास बात यहाँ पर मैं और जोड़ना चाहूँगा कि उतनी अपनी पॉकेट फ्रेंडली यानी कि उतनी महंगी जांच भी ये नहीं होती है। और अक्सर मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बाकी जांच के रुपए बहुत महंगी होती जा रही हैं, लेकिन सोनोग्राफी की एक लिमिटेशंस है और बहुत उसी में 800-1000 रुपये में आज भी वही जांच हो रही है। जी जी। तो बहुत ज़रूरी है कि सोनोग्राफी अगर आपको डॉक्टर लिख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर कराएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी हैं ग्वालियर से, सागर से विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी अपना प्रश्न पूछ लें आप डॉक्टर अनिल सर से।
हाँ सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सर मैं ये नमस्कार। जानना चाह रहा था कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड क्या ये हर कोई भी व्यक्ति को साल 2 साल में खुद से भी करवाना चाहिए, या फिर तभी जरूरी है जब डॉक्टर लिखें, या फिर खुद भी करा सकते हैं ताकि अपने आप को संतुष्ट कर सके किसी बीमारी से? नहीं, यदि आपको कोई बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोस्टेट बड़ा है, तो आप उसको 1-2 साल में रिपीट करा के देख सकते हैं कि उसका साइज़ क्या है, ये देख सकते हैं आप। आपका कोई स्टोन है तो आप 1-2 साल में देख सकते हैं 6 महीने में कि उसकी क्या पोजीशन है। यदि कोई आपको पहले से बीमारी, मान लो आपकी जांच नॉर्मल आती है और उसके बाद यदि आपको लगता है तो उसको आप डॉक्टर साहब से पूछ लें। यदि वो कहते हैं कि उन्हें कुछ सस्पिशन है तो वो आपको बोल देंगे, क्योंकि इस जांच में कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए यदि आप अपने आप भी कराते हैं तो इससे कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ये आप इसकी जांच आराम से करा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता जनरली। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार कराने पहुंच जाएं। इसको आप तभी कराएं जब आवश्यकता हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। सर जैसे इन्होंने बोला कि एक रूटीन आजकल एक लोगों को जितना आफ्टर कोविड ये मान लें कि एक डर भी बैठा हुआ है। अगर खांसी चलती है तो उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि टीबी हो गई या कोविड हो गया हो। एक मन में डर के कारण भी बहुत सारे लोग चिकित्सक के पास जाके खुद ही बोलते हैं हमें जांच कराइए। ऐसे में जैसे रूटीन चेकअप में ब्लड के तो जांचें आजकल रूटीन में होती है, तो क्या सोनोग्राफी भी अगर हम कुछ अंतराल के बाद एक रूटीन चेकअप का हिस्सा बनाए तो उससे क्या एक फ़ायदा? नहीं, 100% फ़ायदा है। सोनोग्राफी में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंटरनली जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप पता ही नहीं कर सकते कि उसके अंदर एक साइलेंटली कोई गठान पड़ी हुई है। जी, ये कैसे पता करोगे आप? आप ब्लड की इन्वेस्टिगेशन भी करोगे, कई बार नॉर्मल आ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन गठान जो है वो चुपचाप आपको पड़ी हुई है। कई बार जैसे कई पेशेंट जांच कराते हैं, उनको अचानक वेट लॉस होता है। वेट लॉस होने के बाद जब वो जांच कराते हैं पता चला कि लिवर के अंदर गठान पड़ी हुई है या कहीं कोई कैंसर पड़ा हुआ है। जी, तो ये पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड से बढ़िया कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजीली उसको डिटेक्ट कर लेता है। और इसका जो डायग्नोसिस है वो एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा आसानी से होता है। क्योंकि सीटी स्कैन में एक तो आपको जांच कराने में ही आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर आप जाते हैं, फिर रेडिएशन लगता है, फिर आप दवाई पीते हैं, उसमें एक दवाई भी पीना पड़ती है एब्डोमेन में को कराने के लिए, और भी कई चीज़ें। और कई चीज़ें उसमें उतनी बेहतर नहीं दिखती जो अल्ट्रासाउंड में दिखती हैं। अच्छा। हाँ, अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो सीटी से कई गुना बेहतर है उसका डायग्नोसिस बनाने में। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सीटी जो है बेटर माना जाता है। मैं बताता हूँ आपको, वो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हवा ज़्यादा होती है। जिस स्ट्रक्चर में हवा ज़्यादा है, जैसे कि लंग्स में, वहाँ पे थोड़ा अल्ट्रासाउंड का लिमिटेशन हो जाता है। ओके। लेकिन जब उसमें पानी भर जाता है, हवा रिप्लेस हो जाती है, तो अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। दूसरा ये कि जहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, हड्डी उसके ब्लॉक कर देती है, क्योंकि साउंड वेव्स उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है ना। और तीसरा जहाँ फैट होता है, जहाँ ज़्यादा फैट होता है, जैसे कि मोटे पेशेंट होते हैं, ओबीस पेशेंट हैं, अब उनको आप कराएंगे तो कई बार आप वो स्ट्रक्चर देख नहीं पाते, क्योंकि फैट क्या करता है, उसको आपकी वेव्स को ब्लॉक कर देता है, उतनी अच्छी इमेज नहीं बन पाती ये। लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों में नहीं ऐसा होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में सामान्य फैट होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड काम करता है। तो बहुत मोटे व्यक्ति और जहाँ पे हड्डी की जगह है और जहाँ हवा है, इन तीनों जगह पे अल्ट्रासाउंड उतना अच्छा काम नहीं करता। वहाँ पे सीटी स्कैन बहुत बढ़िया काम करता है। जी, तो यदि आपको कोई शक है कि आपको इन चीज़ों का ब्लॉक हो रहा है तो आप सीधे सीटी स्कैन करा सकते हैं। जी। सर अगर जैसे आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कितने साल में, 45 के बाद अगर हम एज मान लें, 45-50 के बाद साल में कितनी बार सोनोग्राफी, या साल एक आध बार करा सकता है, साल में एक बार 6 रूटीन महीने में भी चेकअप? करा सकता है, 1 आध साल में भी करा सकता है। बिल्कुल, हाँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। अक्सर होता है कि हम लोग ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस पे इतना निर्भर हो गए हैं, हम लोग एक रूटीन चेकअप कराते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आजकल बहुत सारे नए नए आपको बहुत आसानी से जांचें करती हैं, और उसमें हम लोग ये बड़ी जांच जिससे हमें जो वाकई कारगर है, जो डायग्नोस्टिक टूल है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम जब देखते हैं ब्लड सैंपल्स में काफ़ी चीज़ें ठीक आई हैं तो हम लोग निश्चित हो जाते हैं कि अब हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। ऐसे में एटलीस्ट साल में एक बार आप सोनोग्राफी भी कराएं, ताकि अंदर छुपी हुई कोई गठान हो, स्टोन्स हो, या प्रोस्टेट की स्थिति हो, या फिर अगर मेमोग्राफी की बात करें कि कोई गठान आपको जो आपके हाथ में पकड़ाई में नहीं आ रही है, उस तरह की कोई बढ़ रही है, क्योंकि अक्सर होता है कि वो पेनलेस होती हैं, कैंसर की गठान की बात करें तो उसको पकड़ने का एक बहुत अच्छा साधन अगर हम बात करें सोनोग्राफी। सर हमने देखा अक्सर कि जब पेट की सोनोग्राफी होती है तो कुछ इस प्रकार की जानकारी मिलती है जिसमें पेशेंट बोलता है कि इसका तो मेरे को इसके कोई लक्षण ही नहीं है, तो उसको लगता है कहीं डॉक्टर ने गलत जांच तो नहीं कर ली। ऐसे में वो सेकंड ओपिनियन के लिए भी जाते हैं, चाहे वो हम गाल ब्लैडर स्टोन की बात करें या फिर हम रीनल स्टोन जो किडनी में पड़े रहते हैं। तो कितना मुश्किल और या कितना आसान कितना अहम होता है उनको कन्विंस करना फैमिली वालों को, नहीं आपको वाकई ये तकलीफ नहीं, अब वो तो देखिए, स्टोन्स कोई ऐसा थोड़ी होता है कि स्टोन्स जब यदि आपकी बॉडी में है तो आपको हर वक्त कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी।
स्टोन किडनी में यदि पड़ा हुआ है तो वो साइलेंटली पड़ा रहता है। जब वो अपनी जगह से खिसकेगा और जब वो उसके कैलिसियल सिस्टम में, जो कि उसके जहाँ से कि हमारा सारा जो पेशाब इकट्ठा होके उसकी नली में से आता है, यदि उस रास्ते में कभी जब वो स्टोन आएगा तो वो उसको ब्लॉक प्रोड्यूस करेगा। जब ब्लॉक प्रोड्यूस करेगा तब उसको पेन होगा। यदि वो साइलेंटली कोने में पड़ा हुआ है जहाँ कोई ब्लॉक पैदा नहीं कर रहा है तो उसको कोई दर्द नहीं होगा। तो यदि आपकी किडनी में 5 स्टोन 10 स्टोन भी पड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको कोई स्टोन से कोई दर्द वगैरह हो। दर्द जब वो स्टोन खिसकेगा तब आपको पेन होगा। ऐसे ही गाल ब्लैडर में होता है। गाल ब्लैडर की थैली में स्टोन्स पड़े हुए हैं कई, लेकिन जब वो फंसेंगे नली में या गले जो उसकी नेक होती है, जब उसके नेक में आएंगे और आपका गाल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हम जब भी फैट खाते हैं, फैट का जो पाचन है वो गाल ब्लैडर के जूस से होता है। करेक्ट। तो जैसे ही हम फैट खाते हैं तो अपना गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जूस को सीधे ड्यूडेनम में पहुंचा देता है, अपनी आंतों में पहुंचा देता है, जिससे कि उसका पाचन हो। लेकिन यदि अपन ने फैट खाया और मान लो स्टोन बीच में आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट होने के वक्त उसको जो तकलीफ होगी उसके कारण वो एकदम अचानक अस्पताल में आएगा। इसी को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ओके। आप समझ रहे हैं, गाल ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो दिस इज कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। ओके। तो ये इस तरह से दर्द पैदा करता है। तो जब नली में आएगा तभी वो आपको दर्द करेगा। इसलिए चुपचाप मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी जानकारी हो गई कि हमको ये स्टोन्स है, अब कभी हमको इस टाइप का कोई तकलीफ होगी तो हम समझ जाते हैं कि उसकी वजह से हो सकती है। जी, ये है बिल्कुल। और बहुत अहम बात यहाँ पे बोली कि हो सकता है आपको लक्षण ना हो और आपके रेडियोलॉजिस्ट जिससे आप संपर्क में हैं उन्होंने बोला है कि आपको स्टोन है, आप जाके एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलें या फिर किडनी में कुछ चेंजेस है आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें। तो हमें शक होता है कि कहीं ऐसा नहीं है जांच गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लक्षण नहीं होने के कारण उसको पकड़ने का ही एक महत्वपूर्ण टूल को हम लोग सोनोग्राफी का नाम दे रहे हैं। तो ये ऐसा विज्ञान है जो हमारे शरीर में अंदर की स्थिति बताता है। तो अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी, आपके रेडियोलॉजिस्ट ने अगर आपको बोला है तो आप कतई भी इसको इग्नोर ना करें और जाके एक बार संपर्क करें चिकित्सक से। सर, अगर हम बात करें भारत की, तो सोनोग्राफी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें और ब्लॉक लेवल की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण टूल है और गवर्नमेंट इसको किस तरीके से ले रही है इस चीज़ को? नहीं, सोनोग्राफी का मैंने बताया ना कि आपको सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि एक तो साउंड वेव टेक्निक है, दूसरी बात इजीली अवेलेबल है हर जगह। जी। इवन एक छोटे से गांव में भी ये मशीन लगाई जा सकती है, छोटे से गांव में भी लगाई जा सकती है। और ये बिल्कुल छोटी सी मशीन होती है, जैसे अपना फ्रिज होता है उसके बराबर होती है साइज उसकी मैक्सिमम। तो आप ले गए कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा तो इसको करने वालों की संख्या आजकल बढ़ती जा रही है, रेडियोलाइस्ट काफ़ी निकलने लगे हैं, तो वो छोटी जगहों पे आप जाने लगे हैं। जैसे कि आजकल मतलब छोटे शहरों में तो इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, इवन तहसीलों में ही बढ़ती जा रही है और इससे काफ़ी जल्दी जानकारी मिल जाती है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस जांच से आप 90% जानकारियाँ ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट लेडी को। गाँव में जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको गर्भावस्था में पता करना है कि कितना टाइम हुआ है, कितना पानी है, क्या कंडीशन है हमारे बच्चे की, उसको देखने के लिए सबसे अच्छा टूल है ये कि आप वहीं पे जांच करा सकते हैं। सीटी स्कैन हर जगह जा नहीं सकता, उसके करने वाले एक्सपर्ट हर जगह है नहीं। तो ये मशीन में अल्ट्रासाउंड में काफ़ी फर्क है। अल्ट्रासाउंड चमत्कार है एक प्रकार से आज के समय का। जी। जैसे डॉक्टर अनिल नायक सर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा चमत्कारिक टूल है, डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र और ब्लॉक लेवल पर भी इसका बहुत सारा उपयोग हो रहा है। तो इसको आप ज़रूर अगर डॉक्टर सजेस्ट करें तो इसे आप कराएं। डॉक्टर अनिल नायक सर, आप यहाँ आए, इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ सेकंड सेगमेंट के लिए। हम बस यूं गए और यूं आए, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। ब्रिटिश कंपनी सरकार की ओर से आपके लिए फरमान है, सिवा गंगाई के लोग आपके गुलाम नहीं है जो आपको लगान देंगे। अंग्रेज आपकी जान लेने यहाँ आ रहे हैं। आप छिन्ना और पेरिया के साथ सिवा गंगाई से तुरंत चले जाइए। कहाँ है रानी वेलु नाचियार? पलक झपकते ही अंग्रेजों ने रानी वेलु नाचियार का राज्य छीन लिया। गोली चलाओ। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मेरी पढ़ाई मेरे लिए वो रास्ता है जो चांद की ओर जाता है। मुझे पहले से ही पता था कि इतना बड़ा सपना कभी पूरा नहीं होगा। किरण हारेगी तो हमारी बात मानेगी, और अगर किरण अच्छे मार्क्स से पास हुई तो, और अगर नहीं हुई तो क्या? तब मैं जरूर सबके सामने अपने दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलूंगी।
देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। और हम वापस आएंगे और तेरे पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। वो दीदी माँ तुमसे क्या कह रही थी? कब? वो आज सुबह हॉल में। हम बताते हैं। हे भगवान, मैं तो इसमें डर से मर जाती। ये भूखा का घर है, इसलिए आप बच गए। रात में आने वाला कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अरे ये कैसी भक्ति है? शरीर पर भस्म लगाकर, जटाओं को बढ़ाकर भरते हैं अपने पेट भक्तजनों को लूटकर। ये सब अपना प्रभाव बनाने के लिए, अपना महत्व बढ़ाने के लिए ये सब पाखंड करते हैं, परंतु हमें इनकी बातों में नहीं फंसना है, क्योंकि ये भी एक तरह का अंधविश्वास ही है, और अंधविश्वास से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। देखिए संत तुकाराम। दर्शकों, पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। अब हम सेकंड सेगमेंट में एक नए विषय पर बातचीत करेंगे, और ये विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फर्स्ट सेगमेंट का विषय था। आज हम बातचीत करने वाले हैं दांतों से जुड़ी कुछ खास समस्याओं के बारे में, और साथ ही साथ दांतों की देखभाल और सामान्य देखभाल किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका कैसे डेंटल हाइजीन और ओरल हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। और क्यों ज़रूरी है कि हम बचपन से ही इसकी शुरुआत करें, ताकि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं दांतों से जुड़ी, चाहे वो हम बात कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं पस इकट्ठा हो जाती है, कई बार आपको इम्प्लांट कराना पड़ता है, और बार बार RCT से बचने के लिए भी एक सामान्य देखभाल कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर हमने अपना आज कार्यक्रम को आधारित किया है। और विषय पर बातचीत करने के लिए ऑलरेडी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर श्वेतल घुंगड़े मैडम हैं, आप दंत चिकित्सक हैं। मैडम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे कि आपको हम पहले ही अवगत करा चुके हैं, हमारा ये कार्यक्रम लाइव रहता है, सजीव फ़ोन इन होता है, तो 5:30 बजे तक डॉक्टर श्वेतल मैडम से आपको दांतों से जुड़ी कोई भी आपके मन में भ्रांति है, कोई प्रश्न है, किस प्रकार से ओरल हाइजीन आपके बच्चों की आपको मेंटेन करना है, उसको लेकर आपके मन में कोई शंका है, तो आप डॉक्टर से सीधे बातचीत कर सकते हैं। 5:30 बजे तक ये फ़ोन लाइन्स खुली हुई है। डॉक्टर श्वेतल मैडम, मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें सामान्य देखभाल, तो इसकी शुरुआत कब से होनी चाहिए, और अगर हम इसकी शुरुआत लेट करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है? शुरुआत तो मैं कहूँगी जन्म से ही होनी चाहिए, क्योंकि जन्म से ही बच्चे के शरीर में दूध का प्राशन होना शुरू हो जाता है। तो जब मुंह ही एक सबसे मेन चीज़ होती है जहाँ से डिसीजेस का भी एंटर हो सकता है। तो जब से दूध का इंटेक बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, तभी से ओरल हाइजीन का केयर करना ज़रूरी हो जाता है। जब छोटे बेबीज़ अपन बोलते हैं, जब वो स्तनपान करते हैं, तो जब दूध मुंह से अंदर जाता है तो उस समय में जो हड्डियाँ होती है उसे सॉफ्ट मुलायम कपड़े से क्लीन करना चाहिए जब उसका दूध पी के हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे के इसमें अंश रह जाते हैं मिल्क के, तो वो आगे आने वाले दांतों के लिए अफेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें ना होए, इसलिए बचपन से ही केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। मैडम, जैसे आपने बोला कि स्तनपान, तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रथम अगर बच्चा जब पैदा होता है, उसके जो पहला उसका जो फूड होता है वो जो अमृत की तरह होता है, वो मिल्क ही होता है माँ का। तो क्या पहले दिन के बच्चे से ही ओरल हाइजीन की शुरुआत होनी चाहिए? क्योंकि ये बड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है कि किस प्रकार से करेंगे, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, उनके लिए आप बताएं कि किस प्रकार से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ब्रश तो यूज़ नहीं होगा, तो किस प्रकार से ओरल हाइजीन मेंटेन होगी? जी, हमें काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं होती है कि बच्चा हुआ होता है, हमें खुशी होती है, पर उसकी केयर किस तरफ से लेनी चाहिए, ये काफ़ी अहम चीज़ होती है। हाँ, दूध अमृत ही होता है, बट वो दूध पीने के बाद में वो मुंह के अंदर ना रहे, वही डिपॉजिट्स मुंह के अंदर ना रहे, इसकी सबसे ज़्यादा हमें केयर लेनी होती है। उसके इसीलिए सॉफ्ट मुलायम कपड़े से जो क्लीन रहे, ध्यान रखना वो क्लीन होना चाहिए,
ताकि बेबी के मुंह में इन्फेक्शन ना हो, जी, है ना, इसीलिए ज़रूरी है सर। जी, तो ऐसा दिन में मैम जैसे बच्चा तो हर 1-2 घंटे में फीड करता है, ठीक है, और तो ऐसे में कितनी बार दिन भर में इस तरीके की तकनीक का उपयोग करना है, तो या फिर दिन में एक बार जैसे हम ब्रश करते हैं क्या उतनी ही ज़रूरी है कि दिन में कई बार इसका उपयोग करना पड़ सकता है? दिन में करना ज़रूरी है, जब भी पीता है तब ज़रूरी है ना। बहुत प्रेशर से उसको नहीं करना है, बिल्कुल धीमे सौम्य हाथ से उसको क्लीन करना है, ताकि मसूड़ों को भी तकलीफ़ ना होए, बेबी को भी तकलीफ़ ना होए, और जो टंग रहती है जीभ यानी कि उसे भी हमें क्लीन करना है। वो भी एक मेन कॉज रहता है कि फंगल इन्फेक्शन हो सके, या फिर बेबी को वो टेस्ट चेंज हो जाती है तो वो फिर दूध लेना पसंद नहीं करता है। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें शुरू से ही उसे वो आदत भी डालनी रहती है और वो उनकी केयर भी रखनी होती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केयर भी करना है और बच्चे को चोट भी ना लगे, क्योंकि अगर हम बात करें नवजात शिशु की तो बहुत मुलायम ही उसके ओरल कैविटी होगी, तो ऐसे में अगर ताकत से हम कोई भी चीज़ करें तो उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको करना है। अगर आपके मन में भ्रांति है, मन में आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी, तो एक बार आप जाके चिकित्सक से संपर्क कर लें और उनसे बातचीत करके फिर इसका उपयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हम बात कर रहे हैं 6 महीने से ऊपर की, जब हम उसको सभी चीज़ खाने में, डॉक्टर बोलते हैं आजकल तो 6 महीने के बाद आप सभी तरह के से फूड्स उसको दे सकते हैं तरल पदार्थ के बाद से, और 1 साल का बच्चा तो तकरीबन साथ में बैठ के खाना खाने लगता है, लेकिन वो ब्रश करने में बड़ा ही आसान नहीं होता। एक तो वो मुंह भी नहीं खोलता, दूसरा किस प्रकार का ब्रश लें, हम पेस्ट कौन सा लें, अलग लें कि जो हम लोग घर में पेस्ट यूज़ कर रहे हैं टूथपेस्ट, वही पेस्ट से काम चल जाता है, क्या उनका कुछ अलग फ्लोराइड आता है। ये थोड़ा सा दर्शकों को इसको मन में भ्रांतियाँ हमेशा से बनी रही है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी दें। कई बार ऐसा होता है 6 महीने के बाद माना जाता है कि छोटे बच्चों के मुंह में पहला दांत जैसे ही आता है वैसे ही उन्हें एक बार डेंटिस्ट को भी दिखाना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसकी अच्छे से ब्रशिंग भी होनी चाहिए। हाँ, अब मानते हैं कि एक दांत आ गया तो क्या ब्रश करना है, पर वही एक दांत होता है जो क्रिटिकल फेज़ में भी जा सकता है, तो बेहतर है उसे शुरुआती से उसे क्लीन करें, क्योंकि हम दूध पीते हैं, हम कुछ खाना खाते हैं या जो भी, तो वो कहीं ना कहीं वो दांत के साथ में चिपक जाता है। अगर अपन उसे क्लीन नहीं करते हैं तो वो उसके ऊपर एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर ऐसे फॉर्म हो सकती है। तो वो यदि क्लीन नहीं होती है तो वहाँ पे कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं। अभी है कि ब्रश कौन सा यूज़ करें। छोटे बेबीज़ के लिए बेबी ब्रश आते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट उसके ब्रिस्टल्स होते हैं, वो अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर 2 साल के ऊपर एक जूनियर ब्रशेस आते हैं तो उसे भी अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर 6 साल के ऊपर नॉर्मल ब्रशेस आते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात पेस्ट की, है ना, तो छोटे बच्चों में इतनी पेस्ट की ज़रूरत रहती नहीं है, और उनके लिए फ्लोराइड फ्री करके टूथपेस्ट आते हैं, तो वही टूथपेस्ट हम यूज़ करें। और छोटे बच्चों में बिल्कुल अपने राइस का जो दाना रहता है उतने छोटा सा टूथब्रश के ऊपर लेना है, उसे टूथब्रश में फ्लश कर देना है, ताकि अगर वो स्वॉलो भी कर लेता है बच्चा तो दिक्कत ना होए उसे कुछ भी। तो इसमें फ्लश करके लेना है और फिर उसे हल्के हाथ से ब्रश करके देना है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है 3 साल के ऊपर, 6 साल के ऊपर, तो उसे पी साइज मतलब बिल्कुल छोटा सा इसके ऊपर दे के इसे भी इसके अंदर में फ्लश करना होता है, और उसके बाद में बेबी को ब्रशिंग टेक्निक सिखाई जाती है। अब बच्चे मुंह नहीं खोलते हैं, बच्चे ब्रश करने के लिए काफ़ी दिक्कतें देते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता ही है। हर पेरेंट्स ये चीज़ को फेस करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए, उन्हें ये आदत डलवाने के लिए कि हाँ ब्रशिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, ये क्या अहमियत आपके जीवन में रखने वाला है, क्योंकि बचपन के दांत है गिरने वाले हैं, पर उसके बाद में भी परमानेंट टीथ आने वाले हैं, उनकी भी केयर रखनी है। और ये जो बचपन के दांत है ये 6, 7, 12 इतने सालों तक के चलने वाले होते हैं, तो इन दांतों की केयर रखना ज़रूरी होता है। तो ब्रशिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये आदत बच्चे को लगाने के लिए सबसे पहले ये आदत अपने पेरेंट्स को लगाना ज़रूरी होती है। जब पेरेंट्स खुद होके ब्रश करते हैं तो बेबी वो देखता है कि हाँ हमें ये ब्रश करना ज़रूरी है। बेबी देखते हैं कि अपने पेरेंट्स रात में भी ब्रश कर रहे हैं, तो ही वो देखेंगे अरे कुछ खाने के बाद में ब्रश करना ज़रूरी होता है।
तो कहीं ना कहीं उनके डेली लाइफ में ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है, उन्हें ये हैबिट हो जाती है कि हाँ ये करना ही है हमें, अगर नहीं करते हैं तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो धीरे धीरे करके उनमें ये आदत डेवलप हो जाती है। तो वो फिर दिक्कत नहीं करेंगे, मुंह खोलने में दिक्कत नहीं करेंगे या आपको भी परेशान नहीं करेंगे कि मुझे ब्रश नहीं करना है करके, वो खुद ही से ब्रश करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। बहुत सारी बातें जो जैसे डॉक्टर श्वेतल मैडम ने बताई है कि ये सिखाई जाती है माँ बाप के द्वारा। जब माँ बाप उसे फॉलो करते हैं, पेरेंट्स उसे फॉलो करते हैं, हमने देखा बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को तो बोलते हैं आप रात में ब्रश करें, खुद नहीं करते हैं। तो ऐसे में बच्चे भी फिर उस चीज़ को उतना डिसिप्लिन के तौर पे नहीं लेते हैं। तो अगर आप भी इसकी शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे उसे फॉलो करेंगे। और जैसा डॉक्टर ने बताया कि 3 साल के बाद तो बिल्कुल जैसे हम ब्रश करते हैं और इस तरह का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसी तरीके के पेस्ट से आप भी बच्चों को ब्रश करा सकते हैं। और सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग तो करना ही है और रात का भी ब्रशिंग उतना ही महत्वपूर्ण है। मैडम आप एक टेक्निक की बात कर रहे थे, तो अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि किस तरीके से एक सही तरीका होता है, आइडियल वे, जो बच्चों को भी सिखाना चाहिए और बड़े भी अगर गलत कर रहे हैं तो उसमें सुधार कर लें। जी। बड़ों के दांतों को साफ करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, पर बच्चों के दांतों को सफाई करने का तरीका उनसे थोड़ा अलग रहता है। होता वही है, पर बच्चों के इसमें थोड़ा हल्का हल्का सर्कुलर मोशन अपन करते हैं। और दांत जैसे बाहर से हम क्लीन कर रहे हैं, है ना, उसी तरह हमें दांतों को अंदरूनी तरफ से भी क्लीन करना होता है। बस ऐसा गोल 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 घुमाते हुए दांतों को क्लीन करते चलना है। ऐसा नहीं कि एक दांत कर लिया, एक साइड कर ली, नहीं, दांत चारों तरफ से सब चीज़ों को इम्पोज्ड हुए जा रहे हैं। तो उस चीज़ों के लिए हमें दांत को अंदर के तरफ से, बाहर के तरफ से, सारी तरफ से उनको क्लीन करना रहता है। जैसे इसे बाहर से किया, अंदर से भी करना है जी। फिर उसे साइड से भी, ये 2 दांतों के बीच में भी खाना फंस जाता है, कुछ फ्रूट्स खाते हैं तो उसके भी पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उन्हें हमें प्रॉपरली क्लीन करना है। तो बस बच्चों में ये सर्कुलर मोशन आप स्टार्ट कर दीजिए, उन्हें धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर उसे चेंज करते हुए अपन सामने से ऐसे नीचे की ओर, ये गम्स की बात कर रहे हैं, दांतों की बात। अच्छा, दांतों मसूड़ों को भी, मसूड़ों को अपन को ब्रश से नहीं करना है। ब्रश अगर मसूड़ों पे लगता है तो वो इंजुरी कर सकता है, बच्चों को वहाँ से ब्लीड स्टार्ट हो सकता है। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि ब्रश के जो ब्रिस्टल्स है वो मसूड़ों के ऊपर ना करें। मसूड़ों के ऊपर आप अपनी उंगली से धीरे धीरे हल्के हल्के से मसाज कर दें, ताकि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी प्रॉपर होता रहे और उसे दांतों को भी मजबूती मिलती रहे। पर जो दांतों का स्ट्रक्चर है, दांतों के स्ट्रक्चर पे ब्रश यूज़ करना है आपको जी, नीचे के भी और ऊपर के भी, दोनों दांतों पे। बिल्कुल, बहुत आसानी से मैडम ने बताया कि किस तरीके से हम ये टेक्निक को अपना सकते हैं। और बच्चों में थोड़ा सा बदलाव ये है कि सर्कुलर मोशन में हमें ब्रश को यूज़ करना चाहिए। और छोटे बच्चे होते हो सकते हैं उसके उतने दांत ना हो, लेकिन हर दांत जो, जैसे मैडम ने बताया कि ये कम से कम 10-12 साल तक आपका साथ देगा। कई बार होता है कि हमारे मन में रहता है कि ये परमानेंट टूथ है नहीं, तो हम उसकी केयर नहीं करते हैं। अगर वो कैरीज हो रही है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी हम डॉक्टर या चिकित्सक से संपर्क नहीं करते हैं, कहते हैं तो ठीक है थोड़े दिनों बाद इसको तो झड़ना ही है। लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसी के नीचे से आपके नए दांत आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दंत चिकित्सक से तकरीबन साल में एक बार ज़रूर संपर्क में रहें। मैम अगर थोड़ी सी हम इससे आगे की एज की बात करें, जब अक्कल दाढ़ आती है, हमने देखा है कि अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टीथ की अगर हम बात करें, जब ये आती है तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तकरीबन हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती है। इसकी क्या वजह है, अगर आप हमें स्ट्रक्चर से बता पाएँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहता है। लोग बोलते हैं तो नेचुरल टीथ है, फिर इतना क्यों परेशान कर रहा है, या ये मुझे ही परेशान कर रहा है। इसमें इनफैक्ट कई बार शल्य चिकित्सा भी करनी पड़ती है, ऑपरेशन। तो वो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि दांतों के लिए जो अक्कल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़, वो अक्कल दाढ़ को मुंह में आने के लिए जगह नहीं रहती है। यूजुअली 20 से 22, 23, 24 साल तक के लोगों में ये अक्कल दाढ़ आती है। तो कई बार जगह न होने के कारण वो प्रॉपरली मुंह के अंदर नहीं आ पाता है। तो वो साइड के जो दांत रहते हैं उन्हें पुश करता है, उन्हें धक्का देता है, ताकि वो अपने लिए जगह बना पाए। पर अगर वो अपने लिए जगह नहीं बना पा रहे तो वो कहीं ना कहीं जाके पेन
यानी तकलीफ करते हैं। यहाँ अपना जो जॉ है, यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट करके कहते हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक के वो पेन जाता है, या कई बार नीचे के तरफ गर्दन से लेके शोल्डर तक के वो पेन रिफ्लेक्ट होता है। और दूसरा, अगर ये दांत अगर आड़ा रहता है, आड़ा रहने के कारण जो अच्छा खासा दांत आया हुआ है वो दांत को भी इसके फोर्सेस के कारण खराबी करता है। तो ये दांत तो वीक है, पर साइड से वो दूसरे दांत को भी वीक करता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये सोए हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ऐसा ही हो, ये अलग अलग तरह से आता है। कई बार ये कम्प्लीटली अगर उसे जगह मिल जाए मुंह में तो वो आ जाता है, पर अगर नहीं आता है तो वो आड़ा टेढ़ा किसी भी तरह से बाहर आने की कोशिश करता है। तो वही है कि वो एक फाइट करता है दांत कि वो बाहर आ सके। तो वो फाइटिंग के इसमें पेशेंट को पेन होता है, और वही पेन होता है जो उसे दंत चिकित्सक के पास आने पे मजबूर कर देता है। तो मैम इसमें हमने अक्सर देखा है कि डॉक्टर बोलते हैं इसको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा, इसको निकलवाना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो क्या कुछ पहले से अगर चिकित्सक से हम संपर्क करके इसकी कोई ट्रीटमेंट होता हो ताकि हमें एक्सट्रैक्शन पे ना जाना पड़े, और अगर इसको एक्सट्रैक्शन कराना यानी निकलवा लें तो क्या इसका कोई महत्व नहीं है जीवन में? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं दंत चिकित्सक बहुत आसानी से बोल देते हैं इसको निकलवा लीजिए। हाँ, यदि इसमें जगह ही नहीं है आने की मुंह में, अगर वो पूरा स्लीपिंग इसमें है और वो पुश कर रहा है दांतों को, जगह ही नहीं है, बन ही नहीं पा रहा है, तो उसे निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगर वो आड़ा टेढ़ा भी आ रहा है तो अगर वो चबाते समय पे अगर ऊपर की भी अक्कल दाढ़ अगर रहती है तो चबाने के इसमें सही से बैठ पाता है, तो वो खाना खाने के इसमें काम में आ सकता है। पर अगर उसे आ ही नहीं रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ उसका यूज़ नहीं है, अगर वो अगल बगल के सारे स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, तो फिर उस दांत को रखने में कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए डेंटिस्ट प्रेफर करते हैं कि इसका काम नहीं है तो इसे निकाल दिया करें। अच्छा मैम, इसलिए मैंने पूछा ये क्योंकि एक बार एक पेशेंट ने मुझसे पूछा था कि अक्कल दाढ़ अगर मैं निकलवा दूं तो ऐसे नहीं कुछ अक्कल कम हो जाए। तो ये काफ़ी सारे मिथ होते हैं लोगों के इसमें, बट नहीं, ऐसा सच तो नहीं होता है। और काफ़ी बार ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ, अगर हम दांत निकलवा लेते हैं तो हमारी नसें डैमेज हो जाती, हमारी दृष्टि पे कुछ इफ़ेक्ट होएगा उसका, हमें दिखना कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज सब कुछ एडवांस हो चुका है, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम दंत चिकित्सा की बात करें और दंत के ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो हमने देखा अक्सर कि बहुत सारे लोग भ्रांति मन में बैठाते हैं, ना उसको क्लियर करते हैं, ना चिकित्सक से संपर्क करते हैं, मान के चलते हैं कि ऐसा होगा तो इसे नहीं कराना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं विजडम टूथ के एक्सट्रैक्शन की बात में, मैडम ने बोला कि बहुत लोग उसे सोचते हैं कि इनकी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी अगर मैं इस दांत को निकलवा लूँगा, जो भ्रांति मात्र है। ऐसे ही साफ़ सफाई, अगर हम दांतों की साफ़ सफाई की बात करें जिसको हम लोग स्केलिंग नाम देते हैं, क्या उसको भी लेकर लोगों के मन में भ्रांति है? तो मैम हमने देखा कि जब साफ़ सफाई की बात करते हैं अक्सर हमने देखा कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर जो कैमरे फेस करते हैं, मीडिया वाले रहते हैं, वो तो इस चीज़ को करते हैं, लेकिन बाकी आम व्यक्ति को ये लगता है कि जितनी सफाई कराएंगे उतना दांत कमज़ोर हो जाएगा, उसकी जड़ कमज़ोर हो जाएंगी, तो डॉक्टर के बताने के बाद भी वो उसे नहीं करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और अगर हम साफ़ सफाई कराएंगे तो उसको क्या फ़ायदा हमें मिलेगा? बिल्कुल। हाँ, ये मिथ तो मैं कहूँगी 90% लोगों में भी है कि हम दांत सफाई करते हैं तो दांत घिस जाते हैं, दांत तो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि दांत गिर के बाहर आ जाते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें जनरल लोगों के दिमाग में रहती है। इसी वजह से काफ़ी लोग दांतों की सफाई करने के लिए हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है, जो है दांत वो भी नहीं रहेंगे तो क्या करके। तो ये सब कुछ तो नहीं होता है। एक्चुअली स्केलिंग हम इसे कहते हैं। तो स्केलिंग से दांतों को मजबूती आती है, क्योंकि जो कचरा मसूड़ों के अंदर फंसते जाता है वो कचरा प्लाक के फॉर्मेशन में, फिर उसके ऊपर जो लेयरिंग फॉर्म होते हैं उसे हम कैलकुलस बोलते हैं, तो वो अगर चिपकते जाते हैं तो वो दांतों को अंदर से कीड़ा लगाते हैं। दूसरी चीज़, जो मसूड़े रहते हैं, मसूड़ों के अंदर में भी वो जाके फंस जाता है, तो वो मसूड़ों को भी सूजन आ जाती है, और वो सूजन आने की वजह से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और कई सारी चीज़ों को पेशेंट को फेस करना होता है। और उसी के साथ साथ दांतों को कमज़ोर करते जाते हैं। दांतों को कैसे कमज़ोर करते हैं? तो जो मसूड़े हैं जो दांतों के साथ में हैं, वो मसूड़ों को
वो जो कचरा फंसते जाता है वो कचरा नीचे नीचे लेके जाता है, तो वो कचरा वो जगह मसूड़े की जगह लेते जाता है। तो जो दांत मसूड़ों के ऊपर अटैच रहना चाहिए वो उसके ऊपर ना रहते हुए कचरे के साथ रहता है। तो अगर कचरा अपन पहले ही हटा दे उस जगह से तो दांतों में मजबूती आएंगी और जो नीचे गया हुआ मसूड़ा है वो ऊपर आने में मदद होगा, तो दांतों को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये दिमाग से तो पहली चीज़ निकालनी चाहिए कि स्केलिंग करने से दांत वीक हो जाते हैं या हिलने लगते हैं। हाँ, दांत वीक हो अगर किसी के, या फिर किसी के जो दांत है वो सिर्फ और सिर्फ वो कचरा यानी कैलकुलस के ऊपर अगर डिपेंड हो तो हो सकता है कि अगर वो कैलकुलस अपन वहाँ से हटा दे तो फिर दांत हिल सकते हैं। अच्छा। पर ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के साथ वही हो, क्योंकि आजकल लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों को चीज़ें पता हुई है कि हाँ दांतों की सफाई भी उतनी ही अहम है। तो वो खुद ही से आने लगे हैं, खुद ही से बोलते हैं कि हाँ मुझे सफाई की ज़रूरत है। तो वो पहले ही दांतों को उस आखिरी स्टेज तक लेके जाने से पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जी। तो इसीलिए स्केलिंग महत्वपूर्ण रखती है। बिल्कुल, स्केलिंग यानी कि दांतों की साफ़ सफाई जो हम साल में एक बार जाकर भी करा सकते हैं, और अगर हम इस तरह का कोई सेवन कर रहे हैं जिसमें स्टेंस होते हैं, एसिडिक फूड बहुत हम लेते हैं, या फिर टोबैको चूइंग की हैबिट है, तो ऐसे में इसका और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि आप जाके साफ़ सफाई कराएं। एटलीस्ट दांतों में होने वाले इन्फेक्शन और आगे और भी नर्व से रिलेटेड दांतों की जब इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो फिर वो आगे दिक्कत करता है। तो इसके बचाव के लिए स्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अगर जैसे भ्रांतियों का एक दौर है तो भ्रांति की अगर हम बात करें तो रूट कैनाल थेरेपी जो होती है, जो हमारे दर्शक सभी जानते हैं उसके बारे में, अक्सर उस थेरेपी में भी लोग एक तो आधी थेरेपी कराते हैं, है ना, और कई बार उससे बचने के लिए वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं कि आप ये दांत ही निकलवा दीजिए, दाढ़ निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो काम आधे घंटे में हो जाएगा, और रूट कैनाल के लिए आपको कई बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। तो ये कहाँ तक जो हमारे पेशेंट्स या जो हमारे दर्शक ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको क्या इसका नुकसान होगा, और थोड़ा सा रूट कैनाल कहाँ पे होता है, अगर हम आप इसके ज़रिए जो फोटोग्राफ दिख रहा है उसके ज़रिए अगर आप समझा पाएँ। बिल्कुल, सबसे पहले तो रूट कैनाल तक के दांत कैसे जाता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अपने दांतों में ना ये सारी लेयर्स रहती हैं। सबसे पहले रहती है इनेमल, जो सबसे ऊपरी लेयर रहती है दांतों में, उसके बाद रहती है डेंटिन की लेयर, उसके बाद में रहती है पल्प। ये हम लोगों को सिखाया गया है। अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कई सारी चीज़ें पहले से पता है, पर उसके पहले स्कूलिंग में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी तो लोगों को नहीं पता है। तो जैसे ही कीड़ा लगता है तो वो सबसे पहले ऊपर की लेयर यानी इनामल को अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे अगर कीड़ा बढ़ता है तो फिर डेंटिन में जाता है। तो पेशेंट में सेंसिटिविटी बढ़ती है, अगर वो ठंडा खा लेते हैं या कुछ स्वीट खा लेते हैं तो उनको वो झंझनाहट सी महसूस हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए या किसी भी इंसान के लिए एक सिंबलाइजेशन रहता है कि अभी हमें उस दांत के साथ कुछ तो हुआ है, या फिर दिख जाता है कई बार लोगों को कि दांत काला आ रहा है या फिर दांतों में गड्ढा हो रहा है। तो किसी भी दंत चिकित्सक के पास जाके अपनी चेकअप करवाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो और नीचे नीचे अगर कीड़ा जाता है तो फिर वो पल्प को इन्वॉल्व करता है, जो नसों के इन्वॉल्व करता है, और वो नसें इन्वॉल्व हुई तो उसके बाद में वो दांत अल्टीमेटली रूट कैनाल में शिफ्ट हो जाता है। तो उसे होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी वो ये जो नसी है जो दांतों को वाइटल रख रहा है उसे ही निकाल के दूसरी इसमें नकली नसें भरनी होती है। और यदि अपन ने उस समय में भी अगर ध्यान नहीं दिया तो ये इन्फेक्शन, ये जो कीड़ा है ये और नीचे 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 जाते रहता है। देखिए इसमें ये नीचे दिख रहा है, ये एक्सेस के फॉर्म में यहाँ पे पस हो जाता है। अब ये यदि यहाँ पस हो जाता है तो पेशेंट को स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे दर्द हो जाता है स्टार्ट। जब ये नसें भी इन्वॉल्व होती है तो पेशेंट को रात में भी इतना पेन हो जाता है कि बेयर नहीं कर पाते हैं, ऐसे पकड़ के आ जाएंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है यहाँ से रूट कैनाल की तरफ से। अगर मैम इसको मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, अगर हम पहला लक्षण माने तो इसमें ठंडा गर्म लगना क्या इसका प्रारंभिक लक्षण है? प्रारंभिक लक्षण। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट देख के पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। पेस्ट यूज़ करते हैं, वही। तो क्या उससे फ़ायदा मिलता है? अगर वहाँ मेन कॉज है, मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो उसे निकालना बेहतर रहता है।
अगर वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं निकालता है तो वो अपन कितना भी पेस्ट यूज़ कर ले वो उतना इफ़ेक्टिवली वहाँ से निकलेगा नहीं। कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि पेस्ट यूज़फुल नहीं है, पर उतने इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी कि उसे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। अगर आपको आपके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है तो ये एक प्रारंभिक लक्षण है कि कहीं ना कहीं दांतों की नसें, जैसा कि अभी हमने फोटोग्राफ में देखा था, जो इनेमल यानी ऊपर वाले हमारे दांत के जो पार्ट हमें दिखता है उसके नीचे साइड होती है, उसमें अफेक्ट आ गया है, कुछ इन्फेक्शन अब बढ़ चुका है, तो आप जाके ज़रूर चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये जो दाढ़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये जीवन भर हमारा पाचन क्रिया में भी साथ देती हैं। और अगर रूट कैनाल मैडम बता रहे हैं या रूट कैनाल आपके डॉक्टर कोई भी सजेस्ट कर रहे हैं तो वो इसके लिए फ़ायदा है। अक्सर मैडम जैसा एक जो सेकंड पार्ट था कि रूट कैनाल से लोग अवॉइड करते हैं और जैसे दांत निकलवाना चाहते हैं, तो उसका क्या नुकसान है? यदि दांत बच रहा है तो उसे बचाना चाहिए, लेकिन पेशेंट सोचते हैं कि दर्द हो रहा है, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, राहत मिल जाएंगी अगर मैं दांत निकाल दूं, पर वो इन चीज़ों को नहीं देखते कि अगर दांत निकल गया तो आगे चल के उन्हें खाना चबाने में दिक्कत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उनका न्यूट्रिशन अफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ कि दांत निकल जाए तो ये जो आगे और पीछे के जो दांत रहते हैं, मान लो यदि यहाँ का एक दांत निकल गया है ना, तो इसके अगल बगल के दो दांत है, वो दो दांत जहाँ जगह मिली वहाँ फैलने की कोशिश करेंगे। सामने का दांत इस तरफ आएगा, पीछे के दांत इस तरफ आएगा, ऊपर जो दांत है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आने की कोशिश करता है ताकि वो जगह भर जाए। तो ये दो दांत यहाँ आ गए, ऊपर से दांत नीचे आ गया, तो पूरा जो ओरल स्ट्रक्चर का जो शेप है वो ही सारा चेंज होने लग जाता है। तो खाना खाने में दिक्कत आ सकती है, मसूड़ों में दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे दिखने में भी चेंजेस दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस समय में नोटिस नहीं होती या उस समय पेशेंट सोचना भी नहीं चाहता है, क्योंकि हाँ कई बार होता है ना कि पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो निकलवाना ही है, पर वो दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हम उन्हें बताते हैं, बट वो फिर भी उनका पेन के वजह से वो सोचते ही नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, और वो कन्विंस होने के लिए भी नहीं देखते, क्योंकि वो पेन इतना है कि उन्हें नहीं, मुझे बस निकलवाना ही है, यही एक ऑप्शन है। पर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि दांत निकलवाने से बेहतर कि उसमें ऑप्शंस है बचाने का तो उससे बचाओ। हाँ, यदि पूरा ही दांत का स्ट्रक्चर गया है, सिर्फ छोटा सा कुछ रूट पोर्शन बचा है या उसे बचा ही नहीं पाते हैं, तो फिर निकलवाना ही पड़ेगा, फिर ऑप्शन नहीं रहता है। बट हाँ, बचा रहे तो रूट कैनाल, और रूट कैनाल के बाद में भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ रूट कैनाल कर ली, पेन चला गया, तो हम बताते हैं कि कैपिंग लगाओ, राइट, कैपिंग लगाए ताकि ये दांतों को मतलब कैपिंग भी उतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेतल मैडम आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा की, हमें विश्वास है कि वो अपनी जीवन शैली में इसको उपयोग करेंगे और इससे उनका फ़ायदा मिलेगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंग में आपसे नए विषय पर चर्चा करेंगे, एक नए सेगमेंट में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। नमस्कार।